हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। माय नेम इज़ राहुल। हम लोग जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी लेक्चर को, इसी कोर्स को मैंने नाम दिया था डीपीपी। इसका मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो इस कोर्स के बारे में आपको मैंने कल जानकारी दिया था कि इस कोर्स में हम लोग डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये कोर्स जो है आपका 25 मई तक चलेगा। मतलब हम लोगों का टारगेट है कि 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन को हम लोग प्रीलिम्स 2023 के पहले जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जब भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 28 मई को देने के लिए बैठेंगे तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा और अब यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं जो यूपीएससी लेवल का होगा, तो आपको 100 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में देता है तो आप 60-70 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे सही। तो आपका जो कट ऑफ जाता है 100 नंबर से कम, हमेशा जनरल का भी कट ऑफ हमेशा जो है 100 नंबर से कम जाता है, तो आप आसानी से 100-105 नंबर जो है लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसका नाम है डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो इस कोर्स में के पहले लेक्चर में जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं 50 क्वेश्चन को, तो हम लोग कल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से जो है देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो पहला क्वेश्चन है। तो मैं ये जो कोर्स है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मैं इसको जो है ट्रांसलेट करके नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं इसको जो भी बोलूँगा आपको हिंदी में भी मैं समझा दूँगा, ठीक है। ये बाइलिंगुअल होगा, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी उपयोगी है, जो और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। क्योंकि आपको प्रीलिम्स में जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता। आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप आसानी से जो है सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए, विथ रेफरेंस टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। मतलब हमको गलत स्टेटमेंट को पता करना है, याद क्या करना है, गलत स्टेटमेंट जो भी है। तो जहाँ भी नॉट करेक्ट लिखे वहाँ पे आप तुरंत लिख दो कि हमें गलत वाला स्टेटमेंट को पता करना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू बोले थे, का राय था कि जो वीक सेंट्रल अथॉरिटी वुड बी इनकैपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस। बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू ये बोलते थे कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय शासन अगर बहुत कमज़ोर होगा तो वो शांति नहीं ला पाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है, क्योंकि नेहरू भी बोले थे कि सेंटर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा कथन है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर मेकिंग ए लेजिस्लेशन। तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो संविधान सभा ने एक खाका बनाया था संविधान का, तो वो 3 टाइप के लिस्ट को बताया था, ठीक है। क्या ये कथन सही है, गलत है? एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट में कितने लिस्ट है बताइए सेंटर में? 7वीं अनुसूची जो है 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। मतलब संघ केंद्र सूची, राज्यों की सूची और समवर्ती सूची। तो ये बताइए, अगर हमारे संविधान में प्रेजेंट में अगर 3 सूची है, तो क्या संविधान सभा में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी तीन जो है लिस्ट को बताया गया होगा कि नहीं? एकदम बताया हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। जिस तरह से जो ब्रिटेन का समय जो केंद्र शासन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उससे भी कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, ताकि राज्य जो है हमेशा सेंटर की तरफ क्या रहें, जुड़े रहें, और जो है डिसइंटीग्रेशन राज्य का, देश का ना हो। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। उस समय जितने भी नेता थे वो ये चाहते थे कि हमारा सेंटर बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको पता है उस समय 500 से ज़्यादा जो रियासत था ना जी, प्रिंसली स्टेट। तो अगर सेंटर कमज़ोर होगा तो देश जो है बढ़ जाएगा। इसलिए हम सब लीडर चाहते थे कि सेंटर बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो बताइए कौन सा सही होगा। हमारा डी, नन ऑफ द, मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द बिलो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन अमेंडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बोल रहा है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उनमें से इनमें से किस जो है चीज़ में चेंज हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो प्रियम्बल में क्या चेंज हुआ था? प्रियम्बल मतलब क्या होता है बताइए? प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट में क्या चेंज हुआ था? मौलिक अधिकार में। क्या डीपीएसपी में चेंज हुआ था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्या मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज हुआ था। तो देखिए, आपको तो पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हम लोगों ने प्रस्तावना में 3 चीज़ को ऐड किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये तो सही बात है, ये तो हुआ था 42nd से। दूसरा, फंडामेंटल राइट,
आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल हम लोग 31 में हम लोग जो है ऐड किए थे और ये बोल दिए थे कि कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी डीपीएसपी अगर आर्टिकल 39 बी और सी को लाने के लिए करते हैं और अगर वो आर्टिकल 14 और 19 का हनन करता है तो फिर भी वो वैलिड होगा। ये कब लाया गया था? 42 में बोला गया था, मतलब आर्टिकल 31 से रिलेटेड है। और आपको पता है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेके जो है 35 तक है, बेसिकली 12 से लेकर 35 तक है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि 42 से हम लोग फंडामेंटल राइट में भी चेंज किए थे। डीपीएसपी तो किए ही थे, है ना। डीपीएसपी जो 42 से चेंज हुआ था वो 4 डीपीएसपी चेंज हुआ था। मैंने उसको याद करने के लिए ट्रिक बनाया था, निमोनिक बनाया था लैक में। आपको पता है लैक में क्रीम होता है ना, लैक में ऐसे याद किया था। तो जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था संविधान में, उसमें डीपीएसपी में हम लोग ऐड किए थे लीगल एड, जो आर्टिकल 39 जो है किस में ऐड किए थे दोस्तों? बताइए आर्टिकल 39 किस में ऐड किए थे? हम लोग जो है आर्टिकल 39 जो है में इसको चेंज किए थे और लेके आए थे क्या? फ्री लीगल एड, ठीक है, वो लेके आए थे हम लोग आर्टिकल 39A में। उसी तरह सी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, कि सरकार का दायित्व है कि वो बच्चों को 6 साल से ऊपर जो भी पोषण वोषण है उसका ध्यान दे, एजुकेशन का ध्यान दे। एम मतलब मैनेजमेंट, तो वर्कर का पार्टिसिपेशन हो किसमें? इंडस्ट्री को मैनेज करने में, वो ऐड किया गया था 42 से। और इसे इन्वायरमेंट को बचाना, पर्यावरण संरक्षण। तो इस तरह से हम लोग डीपीएसपी भी जो है 42 से ऐड किए थे। और फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको पता है स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, तो उसके बाद रिकमेंड किया था। और 42 जो है अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम लोगों ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान का पार्ट बनाया था, ठीक है, आप पार्ट 4A में। तो पूछा है कि कितने चीज़ को ऐड किया गया था, क्या एक ऑप्शन, इसमें से एक ऑप्शन सही है, क्या 2 सही है, या 3 सही है, 4 सही है? तो बताइए कौन सा सही है? चारों ऑप्शन सही है, कि चारों में जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग चीज़ों को जो है ऐड किए थे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि कौन सा चीज़ जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया था। अमेंड, तो आपको पता है कि ना कि फंडामेंटल जो ड्यूटी था दोस्तों वो अमेंड नहीं किया गया था, वो तो 42 के बाद आया ही था, है ना। लेकिन थोड़ा पिछले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बोला है कि अमेंड किस चीज़ को किया गया था। तो दोस्तों अमेंड जो किया गया था वो तो फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में डाल दिया गया था। क्या संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज किया गया था? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी तो 1976 के पहले था ही नहीं, उसको 1976 में हम लोग पार्ट 4A में डालें, है ना। लेकिन पूछे चेंज कब किए थे फंडामेंटल ड्यूटी में, तो वो 86 अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में किए थे, जिसमें हम लोग एजुकेशन डाले थे, है ना। तो हमें पूछा है कि कितने चीज़ को जो है ऐड किया गया था 42 से, तो बताइए कितने ऑप्शन को ऐड किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं ऐड किया गया था, इसको तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था लेकिन चेंज नहीं किया। हमें पूछा अमेंड, अमेंड मतलब संशोधन किया गया था किन सारी चीज़ों में? क्या प्रीएम्बल में किया गया था? हाँ, देख लिए हम लोग। फंडामेंटल राइट में हाँ, डीपीएसपी में हाँ, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं, इसलिए हमारा 3 ऑप्शन सही होगा, इसलिए हम लोग जाएंगे 3 ऑप्शन 3 ओनली की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान का संशोधन होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा कि ऑल द अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1950 हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको संविधान संशोधन के बारे में लक्ष्मीकांत पॉलिटी का एक चैप्टर जो है बहुत कम समय में अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। अगर वो चैप्टर आप किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो बोल रहा है कि 1950 से लेकर अभी तक जितने भी संविधान में संशोधन हुआ है वो दोनों हाउस से पास हुआ है। मतलब 1950 से लेकर अभी तक जितना भी संविधान में संशोधन हुआ है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास हुआ है, लोकसभा से, राज्यसभा से। और दूसरा है कि एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोल रहा है कि संविधान में हमको चेंज करना है तो दोनों हाउस से हमको उसको पास करना पड़ेगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है कि उसको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि क्या राज्यसभा कब था? राज्यसभा जो था 1952 से है ना। और लोकसभा शुरू से ही आपको पता है लोकसभा क्या थी? लोकसभा जो थी शुरू में जो भारत का जो संविधान सभा था वही जाके पार्लियामेंट बन गया था, लेकिन उस समय राज्यसभा नहीं था। राज्यसभा तो 1952 में बना है। तो क्या 1950 से कुछ कानून आया होगा ना संविधान संशोधन में, कुछ चेंज हम लोग किए होंगे। आपको पता है हम लोग जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लोग किए थे जिसमें हम लोग जो है 9th शेड्यूल को लेके आए हैं, है ना। मतलब कुछ चीज़ हम लोग जो उसमें डाल दिए थे जिसमें हम लोग ज़मीन से रिलेटेड मुद्दे को देखते थे, ठीक है, उसको हम लोग डाल रहे थे दोस्तों 1950 में। तो क्या 1950 में राज्यसभा थी? नहीं थी। अगर राज्यसभा थी नहीं तो क्या दोनों हाउस से जितना भी अमेंडमेंट 1950 में हुआ था वो दोनों हाउस से पास हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, क्योंकि राज्यसभा तो थी नहीं दोस्तों 1950 में। इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है गलत है। लेकिन
उसके बाद क्या हुआ, राज्यसभा बन गया। तो संविधान का जो हम लोग चेंज कर रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है अगर संविधान को चेंज करना है तो दोनों हाउस से उसको पास करना ही करना होगा। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। हम लोग को पूछा है कौन सा करेक्ट है, इसको आप ध्यान देखिएगा, आपको उसको गोला कर लेना गलत पूछा है या सही। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, सिंपल क्वेश्चन आपको देखने में लगता है वो, लेकिन वो करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको गलती करवा देता है। जैसे दे दिया कि चंपारण जो सत्याग्रह था उसमें कौन कौन सा लोग जो है शामिल थे, आपको सब पता है कि ये लोग शामिल थे, लेकिन बोल दिए देखो एक ऑप्शन उनमें से दे देगा जो उसमें शामिल नहीं थे और पूछ देगा आपको नॉट करेक्ट, और आप गलती से मार देंगे करेक्ट, अब गांधी जी JB कृपलानी सब मार देंगे सही के ऑप्शन में, समझ रहे हैं ना, और आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट जल्दी से ध्यान में देखना है। तो इसमें हमको करेक्ट पूछा है इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन बी की ओर, 2 ओनली। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड अंडर विच, बोल रहा है राइट टू एजुकेशन जो हमारा है वो किस आर्टिकल के अंडर है, ये जो फंडामेंटल राइट है वो किस फंडामेंटल राइट में। तो आपको पता है कि जो हमारा जो इंडियन में बहुत सारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है, फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, उसके बाद हमारा जो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब राइट है। अलग अलग राइट को डिवाइड किए, टोटल राइट हमारे पास कितना, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल जो है 35 के आसपास लगभग है कि नहीं है। तो उन फंडामेंटल राइट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो राइट टू एजुकेशन किस में है, तो आपको पता है राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 19A में, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में, 21A में है ना। तो आर्टिकल 21 जो है किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में, क्योंकि आपको पता है देखिए राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, फिर हमारा रिलीजियस राइट 25 से 28, फिर 29 से 30 तक कौन सा राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। उसके बाद आर्टिकल 32 में क्या है, हमारा रीट है, आपको ये पता है राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम, 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25-28 में जो है हमारा अधिकार है सेक्युलरिज्म का, 29-30 में कल्चरल और 32 में रीट। तो हमें पूछा राइट टू एजुकेशन किस में, 21A में, किस में आएगा, इसमें आएगा। ये कौन सा राइट है, राइट टू फ्रीडम, तो हमारा ये होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी, इसलिए 24 का आंसर होगा, 24 का होगा सी। तो दोस्तों जो 24 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। बोल रहा है भारत का संविधान जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ देता है, मतलब एक बीच का मार्ग देता है, बीच का रास्ता देता है, जिसमें किसके बीच में, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, पार्लियामेंट सोवरेनिटी, और दूसरा है जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में भारत का संविधान जो है इस्टेब्लिश होता है, ये बोला है। दूसरा कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी कंसिडर्ड सोवरेन इन द सेंस ऑफ लीगल ओमनीपोटेंस। बोल रहा है भारत का जो संसद है वो लीगल ओमनीपोटेंस में सोवरेन है। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो ये बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर्वशक्तिमान है कौन, भारत का संसद। किस मामले में, तो कानून के मामले, मतलब ये कोई भी कानून बना सकता है, ऐसा बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है भारत का संविधान जो है वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट सोवरेन है, मतलब संप्रभु है, और दूसरा जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियरी सुप्रीम है, उसके बीच में देता है। तो आप बताइए दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं। अगर भारत का संसद सर्वशक्तिमान है तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इसके बीच में है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भारत जो है दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होता है। अगर भारत का संसद सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट है तो उसके बीच में कैसे हो जाएगा, ये चीज़ नहीं है ना। तो यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट साथ में नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट काट देंगे हम, ठीक। दूसरा अब देखिए आपको पता है कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट सोवरेन होती है कोई भी कानून बना देती है, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। पार्लियामेंट वही कानून बनाएगी जो फंडामेंटल राइट के दायरे में आएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करके बोल देगा ये गलत चीज़ है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो नहीं है, ठीक। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ है, वो ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन में का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो संसद है, जो बोल देता है वही कानून बन जाता है, वहाँ पे कोर्ट को कोई पावर नहीं है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे जुडिशरी ही सुप्रीम हो, ठीक है, जो बोल दिया जुडिशरी वही सही। तो क्या इंडिया में ऐसा है, नहीं है। इंडिया में भी जुडिशरी का भी लिमिटेड पावर है, मतलब पार्लियामेंट बहुत सारा चीज़ कर सकता है लेकिन अनलिमिटेड चीज़ नहीं कर सकता है। उसी तरह से जुडिशरी भी इंडिया में पूरी तरह से मतलब जो है कंट्रोल नहीं कर सकती सब चीज़ को, उसके जजेज को जो है रिमूव करना, हटाना, अपॉइंट करना, इसमें एग्जीक्यूटिव करती है। इसके अलावा इम्पीचमेंट कर सकती है।
तो इंडिया में ना तो जुडिशरी पूरी तरह से सुप्रीम है, ना तो पार्लियामेंट्री पूरी तरह से सुप्रीम है। जुडिशरी पूरी तरह कहाँ सुप्रीम है? यूएसए में। और पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवरेन कहाँ है? ब्रिटेन में। तो इंडिया इसके बीच में होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि कानून जो है, सभी कानून को चेंज करने के लिए संसद को पावर नहीं है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे पास सिद्धांत है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत होगा और ये सही होगा, क्योंकि दोनों के बीच का बैलेंस जो है भारत का संविधान है। हमें पूछा है करेक्ट, हम इसको गोला कर लेंगे और पहला स्टेटमेंट जाएंगे हम ना एक ही तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। बोल रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका को जो सेपरेशन है वो किस आर्टिकल में? तो आपको पता है दोस्तों कि आर्टिकल जो 40 है, अब ये सब आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो आर्टिकल 40 जो है वो क्या है? विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 45 क्या है? ये है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक, आपने पढ़ा होगा एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक, जो है ये सरकार को प्रोवाइड किया जाना चाहिए 6 से 14 साल का एजुकेशन बच्चों को, ठीक। आर्टिकल 50 क्या है? ये हमारा जो है यही है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन, ये होगा हमारा आंसर। आर्टिकल 51 क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब इंटरनेशनल पीस, ठीक है। इसी तरह से 26 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, आपको वो भी जो है जानना चाहिए, है ना। के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको फलाना स्टेटमेंट क्यों गलत है वो भी आपको जानना चाहिए। इससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और जो है क्वेश्चन आपको करेक्ट करने का चांस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है क्वेश्चन नंबर 27 कि बोल रहा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका भारत के वो अभी आर्टिकल 300A में है। तो वो जो है अभी किस तरह का अधिकार है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार, वो किस तरह का अधिकार है? तो देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A में मेंशन है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा। संवैधानिक राइट ये सही है। स्टैट्यूटरी राइट ये भी होगा, क्योंकि देखिए लिखा गया है आर्टिकल 300A में कि भारत सरकार या कोई भी सरकार बिना कोई कानून के बनाए लोगों के पैसा को, लोगों की संपत्ति को हथिया नहीं सकती है, अधिग्रहण नहीं कर सकती है, ले नहीं सकती है। तो मतलब ये आपका कानूनी अधिकार है, क्योंकि सरकार कानून के द्वारा ही कर पाएगा, मतलब आपको कानून से संरक्षण मिला है, तो ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है। क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि 44th संविधान संशोधन से हम लोग जो आर्टिकल जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था वो आप उसको हम आर्टिकल 300 में डाल दिए हैं, जो एक लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। क्या ये ह्यूमन राइट है? ऑफकोर्स ये मानव का अधिकार है कि नहीं है? तो होगा हमारा 4। तो कितने स्टेटमेंट जो है सही हैं? क्या एक ऑप्शन सही है? नहीं। 2 सही है? नहीं। क्या चारों के सही है? नहीं। कितने ऑप्शन सही हैं? 1 2 3, इसलिए हमारा आंसर होगा, करेक्ट पूछा है तो हमारा होगा सी, 3 ऑप्शन ओनली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या एनी एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोली रेस्ट ओनली ऑन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट को अगर एक्सपैंड करना है, मान लीजिए किसी फंडामेंटल राइट में कुछ लिए आर्टिकल 21 है, तो उसको अगर एक्सपैंड करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है पार्लियामेंट पे, ऐसा बोल रहा है आर्टिकल 20। मतलब कोई भी सभी हम लोग का जो फंडामेंटल राइट में चेंज करना है वो जो उसके डेफिनेशन को ब्रॉड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी द आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट एज वेल एज आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। बोल रहा है समानता का अधिकार हमें सिर्फ हमें सिमिलैरिटी का आइडिया देता है, मतलब जो लोग सिमिलर हैं उसको हम लोग एक साथ ट्रीट करेंगे, साथ ही ये सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, मतलब सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको समान ट्रीटमेंट करता है और समान उसको अवसर देता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो देखिए क्या आप बताइए कि फंडामेंटल राइट में अगर चेंज करना है तब तो पार्लियामेंट करेगा, ठीक है, लेकिन क्या इसके जब मीनिंग को हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो क्या उसको पार्लियामेंट करता है सिर्फ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। आपको पता है ना, क्या हमारा राइट टू प्राइवेसी कहीं लिखा हुआ था? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस पुट्टास्वामी केस में बोला कि राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार में आपका जो है निजता का अधिकार आता है। उसी तरह राइट टू मैरिज, अपने हिसाब से मैरिज करना, हम किससे शादी करना चाहते हैं वो भी आर्टिकल आपका 21 में। तो ये डेफिनेशन थोड़ी ना पार्लियामेंट को दिया था, ये पार्लियामेंट नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब अलग अलग जजमेंट आया, फैसला को केस आया, तो उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को जो है एक्सपैंड करती है। मेनका गांधी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को जो है अमेंड किया, कुछ चेंज किया, ठीक है। तो इस तरह से जो हम ये बोलेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज करना है, ठीक है ना,
मतलब आर्टिकल 21 को हटा के कुछ दूसरा चीज़ लाना है यार, जैसे कि हम लोग का पहले मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको हटा के हम लोग उसको एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट आर्टिकल 300 में बना दिए, तो वो तो आपका पार्लियामेंट करेगा। लेकिन अगर मीनिंग को एक्सपेंड करना है, हमें पूछा एक्सपेंशन से पार्लियामेंट नहीं करता है दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी करता है, जिस तरह से हम लोग देखे थे। तो हमारा जो है ओनली के कारण पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो सिर्फ हम लोग को सिमिलरिटी नहीं देता है कि अगर लोग कोई लोग सिमिलर है, जैसे एक अंबानी है और दूसरा टाटा है, दोनों अमीर हैं, तो दोनों को जो है सेम ट्रीटमेंट करेंगे। दो आदमी का सेम लेवल पे है, दोनों को सेम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मान लीजिए एक आदमी छोटा है और एक आदमी बड़ा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए दोनों मैच देखने गए, बहुत ये हाइट में छोटा है, ये बहुत इतना, और मैच देखने के लिए मान लो यहाँ पे पूरा बाउंड्री जो है मतलब फील्ड है जिसका कुछ हाइट है, ठीक है, मतलब तो क्या ये आदमी देख पाएगा क्या? नहीं, ये तो इसको नहीं देख पाएगा, कहाँ से देख पाएगा, ये छोटा हाइट का है, ठीक है। लेकिन ये आदमी देख लेगा, हाँ ये देख लेगा, क्योंकि इसको आँख जो है सेम लेवल का है, ग्राउंड का जो गेट है, तो ये आदमी देख सकता है। तो इसको हमको अगर दिखवाना है मैच, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये यहाँ पे चढ़ के भी देख लेगा, ठीक है। तो भारत का संविधान ये बोलता है कि अगर जो आदमी सेम लेवल पे है उसको हम लोग सेम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जो अलग अलग आदमी है तो उसको हम लोग आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसका जो आदमी वंचित है उसको हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सिवाय उस आदमी के जिसको पास सब चीज़ संसाधन है। इसलिए आइडेंटिकल ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं इक्वालिटी फॉर लॉ में। हम लोग सिमिलर ट्रीटमेंट जरूर करेंगे, सेम लेवल पे अगर है तो उसको सिमिलर, और डिफरेंट लेवल पे है तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ना कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। ये गलत हो जाएगा। हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे डी। अगर इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो हम सी की तरफ जाते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसलिए हमें पूछा कौन सा सही है, तो दोनों सही गलत है, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। बोल रहा है कि वाई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI कुड नॉट बी कंसिडर्ड ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि आर्टिकल 12 के अंदर BCCI को हम लोग क्यों राज्य का नहीं बोल सकते। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल जो 12 है इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है, राज्य का डेफिनेशन दिया है। तो राज्य का डेफिनेशन मतलब कोई भी पार्लियामेंट या संसद या विधानसभा या ऐसा कोई भी बॉडी जो सरकार से फंड ले रहा है या सरकार उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल कर रहा है, उसी को हम लोग स्टेट बोलेंगे। याद रखिएगा स्टेट। और इसमें एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है कि जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, वो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है उसके अंडर में नहीं आती है। इसको आप याद कीजिएगा। जो जुडिशियरी है वो आर्टिकल 12 में जो राज्य का डेफिनेशन है उसमें नहीं आती है। हमें क्वेश्चन पूछा है BCCI क्यों हम लोग BCCI को स्टेट नहीं बोलेंगे। तो देखिए, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। BCCI कोई लॉ ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बना। मैंने बताया ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या वैसे सभी बॉडी जो पार्लियामेंट या विधानसभा के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर सरकार उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करती है, ठीक है ना, या शेयर है सरकार का, तभी उसको स्टेट बोलते हैं। तो ना तो BCCI कोई बॉडी से बनी है। BCCI एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तमिलनाडु में इसका जो है ऑरिजिन हुआ था। तो ये गलत है। दूसरा, BCCI में भारत का कोई भी शेयर नहीं है। ये भी एकदम स्टेटमेंट जो है हमारा, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है दोस्तों, सही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि BCCI कोई कानून से नहीं बनी है। दूसरा, BCCI में भारत का कोई भी शेयर नहीं है। यही दोनों कारण से हम उसको आर्टिकल 12 में नहीं रख सकते। मैंने आपको स्टेट का डेफिनेशन बता दिया, ठीक। तो बोला कौन सा करेक्ट है, तो दोनों मेरा करेक्ट है। हम जाएंगे ऑप्शन सी की ओर। 29 का होगा सी, दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन पर्सनल liberty is taken away by the competent legislation, then the judiciary cannot set the affected person free. This statement implies, बोल रहा है कि जब पर्सनल लिबर्टी आदमी का ले लिया जाता है कानून बना के, तब जुडिशरी उसको कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब कोई आदमी है, ठीक है, और सरकार कोई कानून बना के इसके अधिकार को ले ली, तो ये आदमी जो है कोर्ट के पास नहीं जा सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, वो किस चीज़ के बारे में है। पहला, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ए लॉ पास्ड विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ए लॉ पास्ड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो आपने आर्टिकल, ये जो है स्टेटमेंट दोस्तों आर्टिकल 21 का है, जिसमें यह बोला है कि हर आदमी को राइट टू लाइफ और लिबर्टी का है, एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जब तक सरकार कोई कानून ना बना दे इस प्रोसीजर के द्वारा, है ना, तो जो है जुडिशरी इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर, ठीक है ना, तो अगर जुडिशरी तभी इंटरफेयर कर सकती है जब कोई कानून नहीं बना है और लोगों का अधिकार को वंचित किया जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा आर्टिकल 21 में लिखा है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन क्या हुआ, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं देखेंगे, अब हम लोग जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखेंगे। हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून के द्वारा किसी का अधिकार जो है छीना जा रहा है, हम ये भी देखेंगे कि क्या कानून जो है वो रीजनेबल था या नहीं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि सुप्रीम कोर्ट या प्रियम्बल
या हमारा जो फंडामेंटल राइट में ये लिखा है कि भारत सरकार चाहे तो कानून बना के जो है लोगों को उसके अधिकार से वंचित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको उस आदमी को फ्री नहीं कर सकती है। इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। बोल रहा है इनमें से कौन सा संस्था जो है साइबर सिक्योरिटी का जो अगर घटना होता है तो उसको मॉनिटर करता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सिस्टम, तो इसको आपको पता है सर्ट बोलते हैं, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इंडियन, ठीक है। तो जब भी कभी साइबर अटैक हो जाता है, हमें पूछा साइबर इंसिडेंट साइबर घटना, तो यही संस्था जो है हमारा मॉनिटर करती है। इसके अलावा देखिए ये तीनों ऑप्शन कॉमन है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसमें भी साइबर क्राइम है, इसमें भी साइबर क्राइम है। तो कल जब मैंने आपको क्राइम वाला पढ़ाया था रिपोर्ट, तो उसमें बताया था कि क्राइम जो होता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है। तो तीनों जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसमें सिर्फ क्राइम थोड़ी आएगा। क्या साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ क्राइम आएगा? नहीं, साइबर क्राइम इसमें बहुत सारा चीज़ आ सकता है। तो जो साइबर सिक्योरिटी को जो मॉनिटर करती है वो मॉनिटर करती है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ए, ना कि बी सी डी। क्यों बी सी डी नहीं होगा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में सिर्फ ये क्राइम को देख रहा है, ये पूरे साइबर सिक्योरिटी को नहीं देखता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। बोल रहा है कि हम लोगों को 3-4 केस का नाम दिया है, जिसमें बोल रहा है कि कौन सा केस आर्टिकल 21 से जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लिंक है। तो देखिए ए के गोपालन केस, मेनका गांधी केस, पुट्टा स्वामी केस एंड विशाखा गाइडलाइंस। तो आपको पता है विशाखा गाइडलाइंस है ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बताता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट मतलब जो कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन शोषण को रोकने के लिए। तो देखिए कभी भी यौन शोषण महिला को रोकेंगे तो उसका जो डिग्निटी बढ़ेगा तो उसका जो राइट टू लाइफ में आपका डिग्निटी भी आता है, तो ये तो सही होगा हमारा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। इसलिए आर्टिकल 21 में विशाखा गाइडलाइंस कहीं ना कहीं लिंक है। दूसरा पुट्टा स्वामी केस, मैंने आपको बता दिया पुट्टा स्वामी केस जो है प्राइवेसी बोला था कि निजता का आपका अधिकार है, और निजता का अधिकार किस में? आर्टिकल 21 में। तो ये भी हमारा क्या होगा? सही होगा। मेनका गांधी केस में मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 का जो बहुत नैरो था, है ना, आर्टिकल 21 लिखा हुआ है हम लोग संविधान में शुरू में लिखा गया था कि कोई भी आदमी को उसके जो है जीवन से और जो है और उसके स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक सरकार कानून ना बना ले। मतलब सरकार कानून बना के आदमी को उसके जीवन और स्वतंत्रता से जो है वंचित कर सकती है। तो ऐसा ओरिजिनल हम लोग को संविधान में लिखा गया था, जिसको इंटरप्रेट किया ए के गोपालन केस ने। ए के गोपालन केस ने बोला कि जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हम लोग जो है सरकार चाहे तो लोगों को जीवन स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, तो ए के गोपालन केस। लेकिन फिर यह मैटर जब मेनका गांधी केस में गया तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। और मान लो कानून बना लिया, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कानून क्या किस हद तक रीजनेबल था, किस हद तक ज़रूरी था, उसको हम लोग वैल्यू को भी देखेंगे। सिर्फ कानून उल्टा पुल्टा बना देगा तो और लोगों को उसके जीवन से वंचित कर देगा स्वतंत्रता से, तो फिर हम लोग उस कानून को बेकार बोल देंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ देखेंगे, हम लोग कानून नहीं देखेंगे कि कानून सही से बना है या नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि कानून किस आधार पर बना है, क्या उसका ग्राउंड सही था बनने का, है ना, क्या ज़रूरी था कानून। तो ये जो चारों केस है आर्टिकल 21 से जो है रिलेटेड है, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, ऑप्शन होगा 1D 1, 2, 3 एंड 4 दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया पुट्टा स्वामी केस, विशाखा गाइडलाइंस क्या है, मेनका गांधी केस क्या है, ए के गोपालन में आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन किए थे, बहुत कम मतलब सूक्ष्म निरीक्षण किए थे कि हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि अगर सरकार जो है कानून बना के लोगों को जीवन से वंचित कर सकता है। लेकिन मेनका गांधी केस में सिर्फ कोर्ट ने बोला कि नहीं, सिर्फ कानून बना देगा सही तरीका से वो नहीं होगा, हम लोग ये भी देखेंगे क्या कानून ज़रूरी था कि नहीं उस समय, कानून का हम लोग रीजनेबलनेस को भी चेक करेंगे, क्या वो रीजनेबल है कि क्या ऐसे ही फालतू में बना दिया, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 21 का ब्रॉड डेफिनेशन को हम लोग देखें, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आर्टिकल 21 का जो है एक्सपेंशन हुआ, फिर जाके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज आया, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 21 को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, इसमें सभी चीज़ कवर है। अगर बोलेगा आर्टिकल 21 संविधान में सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल कवरेज करता है, ठीक है ना, सभी अधिकार को, तो वो आपका आर्टिकल 21 है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिख दे कि आपको किसी के बारे में आपने नहीं सुना है कि ये कौन सा चीज़ है, जैसे राइट टू मैरिज,
आप किसी में भी नहीं है तो उसको आप आर्टिकल 21 में जा सकते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ में बहुत सारा चीज़ आएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर बोथ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। बोल रहा है भारत के जो है शासन व्यवस्था में और जो है ब्रिटेन का शासन व्यवस्था में क्या जो है सिमिलैरिटी है, क्या जो है कॉमन है कि नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन है रिपब्लिकन सिस्टम, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर और बाईकैमरलिज्म। तो रिपब्लिकन सिस्टम मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र है ना। रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र ही होता है ना दोस्तों। दूसरा, तो क्या बताइए ब्रिटेन में प्रजातंत्र है, नहीं है, वहाँ क्या है दोस्तों, वहाँ है राजतंत्र, है ना, वहाँ क्या है मोनार्की। इंडिया में क्या है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो हेड ऑफ स्टेट है, इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या होता है इलेक्शन, कोई भी आदमी इलेक्शन प्रेसिडेंट बन सकता है, उसको बस 35 साल उम्र हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा के मेंबर का चुनाव लड़ने के लिए वो एलिजिबल हो, आराम से जो है वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन क्या आप ब्रिटेन का राजा बन सकते हैं, नहीं, वहाँ राजतंत्र है, तो राजा का बेटा बेटी ही राजा बनेगा। इसीलिए ब्रिटेन में रिपब्लिक है, इंडिया में ब्रिटेन में क्या है मोनार्की है, इंडिया में क्या है रिपब्लिक है, प्रजातंत्र है, ठीक। तो हमें पूछा है कि क्या कॉमन है, तो ये तो कॉमन नहीं है, ये तो अलग अलग है दोनों का। फिर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखिए जो ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आपका लोकसभा से होना चाहिए, वहाँ मतलब लोअर हाउस है। इंडिया में जो पीएम होता है वो आपका लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से, जैसे मोदी जी हैं वो लोकसभा से, मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा से। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में सिर्फ पीएम लोकसभा से होगा, लेकिन इंडिया में प्रधानमंत्री होगा लोकसभा से और राज्यसभा से, इसलिए ये कॉमन स्टेटमेंट नहीं है दोनों का। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर का पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि स्पीकर ब्रिटेन में क्या होता है, स्पीकर को जैसे कोई आदमी है एक्स अगर स्पीकर बनता है तो वो अपने जिस पॉलिटिकल पार्टी का उससे वो रिजाइन कर देता है, ठीक है, उसे क्या कर देता है रिजाइन। और रिजाइन करने के बाद जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है स्पीकर के रूप में, वो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन किया है, वो स्पीकर के पोस्ट से रिजाइन नहीं किया है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया और अपना कार्यकाल 5 साल स्पीकर के रूप में कंप्लीट कर लेगा। फिर ये दोबारा जो है स्पीकर जो है अब पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, रिजाइन मतलब कब, जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा स्पीकर के रूप में, तो ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कोई आदमी जो है अगर स्पीकर बनता है तो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करता है, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वो रिजाइन करता है। तो क्या ये कॉमन है, नहीं है, क्योंकि देखिए अभी ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा का स्पीकर है, लेकिन अभी वो कोटा के सांसद भी हैं, है कि नहीं, तो बीजेपी के, तो वो क्या रिजाइन किए हैं, नहीं। लेकिन ब्रिटेन में जो स्पीकर बनेगा उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर जब स्पीकर का कार्यकाल खत्म होगा तो दोबारा से वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये हमारा कॉमन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं स्पीकर जो है इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पीकर बनने के बाद जो है लिंक है, जैसे ओम बिरला है, ठीक है। बाईकैमरलिज्म मतलब होता है द्विसदनात्मक। तो देखिए इंडिया में जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोअर हाउस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब अपर हाउस, ठीक। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वही कॉमन है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 34। तो देखिए 34 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, द डायरेक्टिव इंश्राइंड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बोल रहा है कि पार्ट 4 में जो चीज़ भी लिखा हुआ है अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर उसको हम लोग लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कानून की, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, द जुडिशरी कैन नॉट इशू द रिट ऑफ मैंडेमस अगेंस्ट द स्टेट टू इन्फोर्स DPSP। बोल रहा है जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो आपको पता है रिट इशू नहीं कर सकती है। कौन सा रिट, मैंडेमस का रिट, ठीक। किसके अगेंस्ट, तो स्टेट के अगेंस्ट, क्यों, टू इन्फोर्स द DPSP। बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेमस रिट इशू नहीं कर सकती है DPSP को लागू करवाने के लिए, मतलब राज्यों को ये नहीं बोल सकती है कि तुम DPSP लागू करो। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है ना। क्या लिख के बोला है कि अगर DPSP आपको पता है कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके लिए कानून बनाया जाता है ना दोस्तों। जैसे राइट टू जो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारा आर्टिकल जो है 45 में था। तो क्या ये हम लोग को अधिकार डायरेक्टली मिल गया, नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 के आसपास, तब जाके 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाने लगा। तो DPSP में जो चीज़ भी लिखा है उसको हमें लागू करना है तो हमें उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है
राइट टू एजुकेशन हमारा जो है डीपीएसपी में मेंशन था, उसको लागू करने के लिए एक्ट बनाया। तो ये क्वेश्चन सही है क्योंकि उसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आपको क्या है, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसी तरह से, और ये जो है नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब वो जो लिखा हुआ है कि सरकार उसको करेगी, लेकिन कब करना है नहीं करना है वो सरकार डिसाइड करेगी। जुडिशरी उसको बोल नहीं सकता है कि तुम ये करो, बस जुडिशरी रिक्वेस्ट कर सकता है कि सरकार को ये बनाना चाहिए। जुडिशरी मैंडेमस जो नहीं कर सकता है। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड करना, हम कमांड कर रहे हैं कि आप ये चीज़ कीजिए। डीपीएसपी सरकार पे डिपेंड करता है, उसको कंडीशन लगेगा कि हमको अभी इस चीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए डीपीएसपी का, तो वो कानून बना के कर देगी। लेकिन जो जुडिशरी है उसको फोर्सफुली लागू नहीं बोल सकती है, मैंडेमस के थ्रू कमांड नहीं दे सकती है कि आप ये चीज़ जो करिए। तो ये हमारा गलत होगा, हमने पूछा है करेक्ट, हम इसको गोला कर लेंगे और हम जाएंगे ऑप्शन ए की ओर। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो बोल रहा है विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड सैंडर मतलब लाल चंदन, तो लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट हैज़ फॉलन इनटू द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी इन IUCN। बोल रहा है IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ठीक है। दूसरा, इट इज इंडियन इंडेमिक ट्री स्पीसीज विथ ए रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज टू द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। बोल रहा है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN में। दूसरा, ये बोल रहा है कि ये जो है वेस्टर्न घाट में ही मिलता है, ईस्टर्न स्लोप में, मतलब वेस्टर्न, आपको पता है ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो बोल रहा है कि ये यहाँ पे मिलता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट हैज़ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज एंड एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ सैंडलवुड दैट मोस्टली ग्रोन इन रॉक्स एंड हिली एरिया। बोल रहा है ये रॉक्स और हिली एरिया में मिलता है। अब इसका थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी मतलब इसको हील करने का प्रॉपर्टी, मतलब ये बीमार से किसी को बचा देता है। और दूसरा, इसको जो इसमें एरोमा होता है, एरोमा मतलब सुगंध होता है, तो हमको ये जानना है। तो पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो नहीं, ये क्या है, इंडेंजर्ड है, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा, ये क्या वेस्टर्न घाट में मिलता है, नहीं, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था बताइए, आपने पढ़ा होगा तस्कर, एक जो है तस्कर हुआ करता था आंध्र प्रदेश में, वीरप्पन नाम का, है ना, तो इस तरफ है लाल चंदन, ना कि वेस्टर्न घाट, इधर नहीं है, इधर है, तो ये भी हमारा गलत है। दूसरा, एरोमेटिक, इसमें लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एरोमालेस होता है, मतलब नॉन एरोमेटिक होता है, इसमें गंध सुगंध नहीं होता है, तो हमारा ये भी गलत है। पूछा है नॉट करेक्ट, तो हम लोग तीनों ऑप्शन गलत है, हम जाएंगे 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोहिबिशन एज वेल एज सर्सियोररी अंडर द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत के संविधान में रिट है ना, आर्टिकल 32 और 226 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट को इशू कर सकता है। तो टोटल जो है 5 इशू है। कौन है, हेबियस कॉर्पस, मेमोरेंडम मतलब हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सियोररी, क्वा वारंटो एंड प्रोहिबिशन। तो हमें पूछा है कि जो प्रोहिबिशन है और जो सर्सियोररी है, उन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, हम बता देता हूँ कि देखिए, प्रोहिबिशन मतलब होता है जब कोई भी कोर्ट कुछ अपने जुरिडिक्शन के बाहर के फैसले को सुनाती है, ठीक है, सुनाने का कोशिश करती है, ठीक, या ऐसा कोई चीज़ काम करती है जो उसके जुरिडिक्शन के बाहर है, ठीक, या उसके फंक्शन के बाहर है, तो उस समय जो उसके ऊपर का कोर्ट होगी, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो फलाना कोर्ट को रोक सकता है किसके तहत, प्रोहिबिशन, मतलब हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, रुक जाओ भाई, अब इसके आगे तुम मत बढ़ो, मतलब वो फैसला नहीं दिया है। फैसला बढ़ने के पहले जो है, जिसका अगर कोई भी कोर्ट है, मान लो एक्स नाम का कोई कोर्ट है, ये अपना जुरिडिक्शन को क्रॉस करके फैसला देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो इसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, फंक्शन में नहीं है, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होगी वो रिट इशू करेगी, कौन सा रिट, प्रोहिबिशन का, और इसको रोक देगी। ठीक है, सर्सियोररी में भी सेम चीज़ है, हम इसको रोक देते हैं किस फैसला सुनाने से पहले, लेकिन सर्सियोररी का एक एडिशनल चीज़ है कि फैसला सुनाने के बाद भी, मान लो कोई कोर्ट है वो फैसला सुना दिया, तो फैसला सुनाने के बाद आता है सर्सियोररी, रोक भी सकता है, ये पहले भी कर सकता है, फैसला सुनाने से पहले, फैसला सुनाने के बाद भी कर सकता है सर्सियोररी, और जो भी ये ऑर्डर दिया उसको वो कैंसिल कर देगा, कौन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो यही डिफरेंस है सर्सियोररी और प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन लगता है जब सब फैसला नहीं आता है, उसके पहले ही हम कोर्ट को रोक देते हैं कि भाई यार तुम रुक जाओ, ये तुम्हारी जुरिडिक्शन और फंक्शन के बाहर है। लेकिन सर्सियोररी में हम लोग रोकते भी हैं, उसको प्रोहिबिट भी करते हैं। इसके अलावा वो जो केस का फैसला सुनाया है, उस फैसले को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और ये केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से सुनती है। ठीक, तो कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में हम लोग जुरिडिक्शन को, अगर मतलब उसके ऑर्डर को आने से पहले हम लोग उसको प्रोहिबिट कर देते हैं। ठीक है, कि तुम भाई रुक जाओ, आप उसके आगे मत बढ़ो, हम लोग मतलब
हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी जुरिस्डिक्शन है इन्फीरियर कोर्ट का, इन्फीरियर मतलब घटिया कोर्ट नहीं, इन्फीरियर मतलब जो उसके नीचे कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस ना करे, ये एकदम सही है। दूसरा, वो अपने फंक्शन को अच्छे से करे लिमिट में, जुरिस्डिक्शन में। टू क्वेश द ऑर्डर, ऑर्डर को क्वेश करना और डिसीजन ऑफ द इन्फीरियर कोर्ट, ये गलत होगा, क्योंकि ऑर्डर को हम लोग क्रॉस किस में करते हैं, सर्चियोररी में करते हैं। प्रोहिबिशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर आने के पहले हम उसको रोक लेते हैं कि भाई अभी तुम फैसला मत सुनो, ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन और फंक्शन के बाहर है। दोनों का मकसद, सर्चियोररी और प्रोहिबिशन का मतलब है, मकसद है उसको क्या करना, रोक लेना फैसला सुनाने से पहले। लेकिन अगर मान लिया फैसला सुना दिया और उसको ऑर्डर को हमको कैंसिल करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सर्चियोररी। हमें पूछा है करेक्ट, तो हम लोग का पहला और दूसरा सही है, हम जाएंगे ऑप्शन बी की ओर 1 और 2 ओनली। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, वी कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तीन चीज़ है भारत के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में आप विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। बोल रहा है कि इनमें से किस एक्ट के द्वारा जो है तीनों में चेंज हुआ था, तीनों में, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है, आपको पता है ये आपको जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ने दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी दिया जिसमें ये पेरेंट का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और डीपीएसपी भी दिया जिसमें ये सरकार का कर्तव्य है कि 6 से जो नीचे के बच्चे हैं, मतलब 6 साल से नीचे के, उसको वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और न्यूट्रिशन का ध्यान दी। मतलब तीनों चीज़ को 86 अमेंडमेंट एक्ट में हम लोग चेंज किए थे। डीपीएसपी में चेंज किए थे कि 6 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको सरकार को पोषण वोषण देना चाहिए। दूसरा, फंडामेंटल राइट में चेंज किया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। और फंडामेंटल ड्यूटी में किए कि ये गार्जियन का कर्तव्य को अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये कौन सा एक्ट है, 86। ठीक है, फर्स्ट आपको याद रखना चाहिए कि क्योंकि इसमें जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो थे, बैकवर्ड क्लास, उसके लिए हम लोग प्रोविज़न दिए। साथ ही साथ जो हम लोग का 9th शेड्यूल था वो भी इसी से डील करता है फर्स्ट से। 44 तो आपको पता है, इसमें राइट टू जो है प्रॉपर्टी को हम लोग हटा दिए थे, है ना। 97 में हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया था। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन इसलिए हम लोग का जो पूछा है कि कौन सा चीज़ इन चारों को चेंज किया है, तो हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट है। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोल रहा है कि संविधान सभा में पता है बहुत सारे कमेटी थी, तो किस कमेटी के मेंबर के मतलब हेड कौन करते थे उसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू तो स्टेट कमेटी, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे, ये पूछा है। दूसरा, जीबी मावलंकर हाउस कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और सरदार पटेल माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स के, माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड अफेयर्स के जो कमेटी थी उसका जो हेड करते थे। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनियन कमेटी, स्टेट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके मेंबर थे, मतलब हेड थे, तो ये सही है। दूसरा, जीबी मावलंकर हाउस कमेटी नहीं, हाउस को कौन देखता था, राजेंद्र प्रसाद देखते थे, तो वो होना चाहिए, तो ये तो गलत होगा। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये भी देखता था कि हाउस का जो रूल अच्छे से चल रहा है कि नहीं, ये भी सही है। दूसरा, सरदार पटेल माइनॉरिटी कमेटी, ये सही है। फंडामेंटल राइट पे कमेटी किसकी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि जो फंडामेंटल राइट पे कमेटी थी वो उसको चेयरमैन कौन करते थे। तो हमारा जो 3 पेयर सही है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी की ओर, क्योंकि हमें पूछा है करेक्टली, तो ओनली 3 पेयर ही सही है। अगला देखते हैं कि आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 को एक्सपेंड हुआ। आर्टिकल 21 क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। कौन सा, इसका क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें मतलब वाक का स्वतंत्रता और एक्सप्रेस करने का स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है वो पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट एक्सेस करना। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब सूचना का अधिकार। और तीसरा, राइट नॉट टू लिसन मतलब साइलेंस का अधिकार। तो देखिए तीनों जो है स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग का आता है, वाक का स्वतंत्रता। देखिए एक्सेस इंटरनेट, जब तक इंटरनेट होगा तो अपने क्या बात को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सप्रेशन का एक अधिकार है, तो हम लोग राइट आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा तो क्या आप अपनी बात दूसरे को रख पाएंगे, नहीं, आपको जो है जानकारी का हक होना चाहिए, है ना, तभी आपको स्पीच मतलब बोलने की आज़ादी होगी, है कि नहीं। तो हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म जो है। उसके अलावा राइट टू नॉट टू लिसन मतलब हमको कि नहीं सुनना मतलब साइलेंट रहना है, तो ये भी हमारा अधिकार है भाई, हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, हम चुप रहना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये भी सही है। तो हमारा चाहे पूछा है करेक्ट आंसर, हम जाएंगे ऑप्शन
डी की तरफ 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आपको सोचना है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कावेरी रिवर सिस्टम। बोल रहा है कावेरी रिवर सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब कावेरी नदी का कौन चीज़ ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी जो है नहीं है, मतलब उससे लिंक नहीं है। तो देखिए सिमसा, अक्रावती, सुवर्णवती एंड मंजीरा। तो अगर आपको नहीं पता कि यार ये है या ये है या ये कोई है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो मंजीरा है वो किसकी है दोस्तों, गोदावरी की है। बहुत आपने सुना भी होगा मंजीरा जो है गोदावरी की है। इसके अलावा जो कावेरी का ट्रिब्यूटरी है वो हेमावती ये सब है। तो इसे आपको ये पढ़ना है एनसीईआरटी से कि जो यह मैं आपको बताऊंगा, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन डेली, उसमें ज्योग्राफी का आएगा पोर्सन, तो रिवर सिस्टम, तो रिवर सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ाएगा, ठीक, पढ़ाया जाएगा। तो मंजीरा जो है वो कावेरी का नहीं है, वो है गोदावरी का। अगला क्वेश्चन है मैंडेमस कैन बी इशूड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। आपको पता है मैंडेमस मतलब अधिकार, मतलब हम लोग को जो कमांड देना पता है। मैंडेमस एक जुरिसडिक्शन आर्टिकल 32 और 226 के अंडर, तो 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट रिट देती है। तो मैंडेमस कब इशू किया जा सकता है, टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्ट्रेन एन अथॉरिटी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग स्टैट्यूटरी फंक्शन, मतलब किसी अथॉरिटी को उसके वैधानिक कार्यों से करने के लिए रोकना, ये मैंडेमस है। भाई ये तो आपका सर्च्योररी और प्रोहिबिशन टाइप का है जिसमें आपको हम रोक रहे हैं। मैंडेमस मतलब कमांड करना, भाई तुम काम करो, तुम नहीं काम मत करो, वो नहीं, काम भाई तुम करिए, आप काम करिए। तो रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना। क्या इसमें हम रोक रहे हैं? नहीं। जब हम लोग कमांड करते हैं क्या बोलते हैं, कमांड करिए ना, काम करिए आप, ये नहीं बोलते रुक जाओ काम मत करो। तो ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको किस तरह से फंसाया जा रहा है। एक्टिंग सीजीआई, एक्टिंग इन हिज हर जुडिशियल कैपेसिटी, हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग जो मैंडेमस देते हैं, भाई मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और जो जज होते हैं, इसको हम नहीं बोल सकते हैं भाई तुम काम करो, ठीक है। मैंडेमस उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बोलेगा कि काम करिए, या प्रेसिडेंट को बोलेगा, या गवर्नर को बोलेगा, वो बहुत ऊंचा पोस्ट होता है ना, प्रेसिडेंट, गवर्नर और जज, तो उसको थोड़ी ना कोर्ट मैंडेमस इशू करेगा। मैंडेमस किसको इशू करता है, जनरली जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसको बोलता है भाई आप काम कीजिए, ठीक। तो ये भी गलत होगा। टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट ए प्राइवेट बॉडी, हो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को लगाने के लिए जो है प्राइवेट बॉडी के तरफ, मतलब कोई प्राइवेट बॉडी है और उसको किसी सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए और उसको कुछ काम करना है, तो उसको क्या सरकार जो रिट सुप्रीम कोर्ट है मैंडेमस इशू कर सकती है, एकदम कर सकती है, क्योंकि वो सरकारी काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर वो काम नहीं करेगा तो भाई उसको रिट बोलेगी, इशू करेगी मैंडेमस, भाई आप काम कीजिए, है ना। तो ये सही होगा। मैं पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो होगा सी। समझ में आ गया ना कि मैंडेमस जब भी इशू करेगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है, लेकिन जज के अगेंस्ट, राष्ट्रपति के अगेंस्ट और गवर्नर के अगेंस्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा आदमी को काम करने से रोकता नहीं, बोलता है काम कीजिए। और कोई किस आदमी को बोलेगा, किस संस्था को बोलेगा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सरकार से जुड़ी हुई है, मतलब सरकार का काम कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जो है एक वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ, कहाँ पे, साउदर्न पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा, विच ट्रिगर्ड सुनामी वेव्स, तो जिसके कारण सुनामी वेव पैसिफिक में आ गया, ठीक है। मतलब एक टोंगा कोई जगह होगा पैसिफिक ओशियन में, तो यहाँ पे मतलब जो है वोल्केनो हुआ पैसिफिक ओशियन में, और इसके बाद यहाँ पे सुनामी आ गया। सुनामी पता है आपने, मतलब याद कीजिए जो त्रासदी हुआ था सुनामी का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसी के रिस्पेक्ट में वोल्केनो जो आया था उसके रिस्पेक्ट में जो है विचार कीजिए। इट इज एन एबव सी वोल्केनिक इरप्शन कंसिस्टिंग ऑफ टू स्मॉल अनइनहेबिटेड हुंगा हाई हपाई एंड हुंगा टोंगा। कितना डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तुरंत बन जाएगा। देखिए जब भी समुद्र होता है, समुद्र का पानी है, ठीक है ना, ये बताइए अगर वोल्केनो यहाँ पे आएगा पानी के ऊपर, बोला है ना एबव सी, तो बोल रहा है कि जो टोंगा में जो वोल्केनो आया था वो समुद्र के ऊपर आया था, और कहाँ पे आया था, इस एरिया में आया था, और बोल रहा था यहाँ पे क्या आया है, वहाँ पे भाई हम लोग पढ़ा था सुनामी। तो सुनामी बताइए, अगर समुद्र के ऊपर अगर वोल्केनो जाएगा तो ये पानी को थोड़ी ना कुछ करेगा, पानी तो आपका यहीं तक है, वोल्केनो आपका ऊपर उठ रहा है, नीचे से उठ रहा है, पानी को पूरा क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और ऊपर फुट रहा है, तो क्या होगा, कुछ होगा, सुनामी नहीं आएगा। सुनामी जब भी आएगा तो हमेशा जो है वोल्केनो पानी के अंदर होना चाहिए, तभी क्या होगा, पानी की लहरें जो है ऊपर उठ जाएगी वोल्केनो के कारण, ठीक है। तो पानी की लहरें जो हैं वोल्केनो के कारण ऊपर उठ जाएगी, अब इसी लहरों को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो ये एबव सी वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है, अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तभी उसको हम सुनामी बोलते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो होगा गलत होगा। दूसरा, द टोंगा आइलैंड जो है वो कहाँ पे बोल रहा है, द टोंगा आइलैंड ऑकर्स अलोंग द रिंग ऑफ पैसिफिक फायर्स
ए पेरीमीटर ऑफ हाइटेंड वॉल्केनिक एंड पैसिफिक एक्टिविटी दैट इनसर्कल द पैसिफिक ओशियन। बोल रहा है कि टोंगा आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में है और उसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, ये अमेरिका अगर है, साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पे आपका जो है ये जापान, ये है आपका, है ना, ये आपका जो क्या है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरफ क्या है एशिया, या ऐसा हम समझे अगर इस तरफ से एशिया है, जापान वापान यहाँ पे है, जापान है यहाँ पे, कोरिया वोरिया है, ठीक है ना, और इधर से आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है और ये पैसिफिक ओशियन है। तो इसके इर्द गिर्द क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा वोल्केनो इरप्शन होता है और हमेशा जो है वोल्केनो निकलते रहता है चारों ओर, इसीलिए ये एरिया जो है हमेशा हॉट रहता है और इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जो है आग निकलते रहता है, वोल्केनो निकलते रहता है। तो जो टोंगा है वो इसी एरिया में स्टैब्लिश है, पैसिफिक ओशियन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है 90% जो इंडिया में वर्ल्ड में जो अर्थक्वेक होते हैं और 80% जो वोल्केनोज होते हैं, है ना, वो इसी में आते हैं, रिंग ऑफ फायर में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। पूरे जो अर्थक्वेक आती है या वोल्केनोज आती है या बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेट का जो हम लोग पढ़े हैं टेक्टोनिक प्लेट, उसका जो है बहुत मूवमेंट होते रहता है। तो हमसे पूछा करेक्ट, हम लोगों ने वन स्टेटमेंट को तो काट दिए, तो वन को काटिए, हमारा जो है सी। मतलब अगर आप एक ऑप्शन को छाट दे रहे हैं, क्योंकि जो है टोंगा में जो भूकंप आया था वो पानी के जो ज्वालामुखी उठा था वो पानी के ऊपर नहीं उठा था। पानी के अगर ऊपर उठता तो सुनामी कैसे होता है ना। सुनामी जब भी होता है तो ज्वालामुखी का जो लोकेशन होना चाहिए पानी के अंदर होना चाहिए, ताकि लहर जो है पानी की लहर जो है वोल्केनोज के कारण ऊपर उठे। उसी ऊपर उठे हुए लहरों को हम लोग बोलते हैं सुनामी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड। बोला भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्राइमेसी मतलब कानून के समक्ष बराबर। दूसरा, प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड बाय द कोर्ट्स, मतलब राइट जो है लोगों का सुप्रीम है और उसको डिफाइन करती है कोर्ट। तीसरा है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द कॉन्स्टिट्यूशन, मानव का जो अधिकार है उसका जो सोर्स है, उसका स्रोत है वो है संविधान। वो क्या है, संविधान। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हम लोग को संविधान में इक्वालिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा, प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड बाय द कोर्ट, तो ये बोल रहा है कि भारत के लोगों का अधिकार है वो प्राइमेसी है, मतलब बहुत वो क्या है, बहुत प्राइम है, बहुत सुप्रीम है और उसको डिफाइन करता है कोर्ट। तो बताइए भारत के आदमी का जो अधिकार है वो कोर्ट डिफाइन करता है क्या? नहीं, हम लोग को अधिकार कौन देता है? हम लोग को अधिकार कौन देता है दोस्तों? संविधान। हम लोग को अधिकार कौन देता है दोस्तों? संविधान। तो संविधान अधिकार देता है ना, कोर्ट थोड़ी ना देता है। कोर्ट क्या करता है, जो भी अधिकार दिया गया उसको एक्सपैंड करता है। अब आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको जो है राइट टू इक्वालिटी है या फिर शिक्षा का अधिकार है, वो आपको कौन दिया है? कोर्ट दिया है? नहीं दिया ना, संविधान दिया है ना। आर्टिकल 14 से लेकर जो है आपका जो 35 तक है। तो ये हमारा गलत होगा, और इक्वालिटी फॉर लॉ तो देता ही है। दूसरा, सोर्स ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, जो अधिकार का जो स्रोत है वो कहाँ है? संविधान है, तो एकदम सही है। तो हमसे पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे ऑप्शन 1 और 3 की तरफ, ऑप्शन जाएंगे बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जब संविधान जब बन रहा था तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, सही नहीं है, गलत है। तो द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश थ्रू द अगस्त ऑफर। बोल रहा है अगस्त प्रस्ताव आपको पता है ब्रिटेन लेके आया था, है ना, वर्ल्ड वार के टाइम। पर्पस क्या था कि ब्रिटेन का पर्पस ये था कि भारत जो है वर्ल्ड वार को ज्वाइन करके और ब्रिटेन का सपोर्ट करे। तो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड था वो अगस्त ऑफर में लाया गया था। ये क्वेश्चन एकदम क्या है दोस्तों, सही है गलत है बताइए? ये ऑप्शन जो है वो एकदम क्या है? तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहली बार डिमांड रखा गया था वो अगस्त ऑफर में ही रखा गया था। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत था अगस्त ऑफर में, इसलिए वो जो है भारत के जो नेता है वो नहीं माने, है ना। फिर जाके लेकिन संविधान सभा जो गठित हुई थी वो गठित हुई थी कैबिनेट मिशन के आधार पे, ठीक है। लेकिन पहली बार जो संविधान सभा का जो डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था अंग्रेज के द्वारा, वो अगस्त ऑफर में ही किया गया था। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे। बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर था? नहीं था, उसमें राजा लोगों के द्वारा भी जो है नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे। तो ये गलत है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सर्व्ड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा था उसका टेम्पररी प्रेसिडेंट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था? नहीं था। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको तो याद आएगा अरे यार सिन्हा करके कोई था,
लेकिन डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा था, ना कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा। फिर जाके ये टेम्पररी थे, फिर जाके इसको हटा के मतलब ये जब सबका मतलब हो गया, ये पहला मीटिंग हो गया, तो फिर लोगों ने राजेंद्र प्रसाद को जो है चुनना और वो फाइनली जाके परमानेंट जो है प्रेसिडेंट बन गए थे किसके, जो है संविधान सभा के। तो हमारा जो दूसरा और तीसरा गलत है, हमें पूछा है करेक्ट, इसने पूछा है नॉट करेक्ट, क्या गलत है, कौन सा गलत है। तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी की तरफ, 2 और 3 हमारा जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, जब भी हम लोग का गणतंत्र दिवस होता है तब पद्मा अवार्ड दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है। इस संदर्भ में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड के बारे में आप विचार कीजिए। पहला, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954 अलॉन्ग विथ भारत रत्न। तो बोल रहा है कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, जो पद्म अवार्ड में तो पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है वो भारत रत्न के साथ ही 1954 में तीनों को हम लोग जो है स्थापित किए थे। पहला, द अवार्ड आर गिवन इन 3 कैटेगरी, बोलता है जो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तीसरा, नन ऑफ द अवार्डी रिजेक्टेड द डेट अवार्ड टिल डेट, बोला कि आज तक किसी एक भी आदमी जो है रिजेक्ट नहीं किए है। भाई ऐसा होगा क्या कि आज तक कोई भी आदमी रिजेक्ट नहीं किया होगा अवार्ड? बहुत सारे लोग होंगे जिसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम होगा या सरकार से खुश नहीं होंगे तो वो रिजेक्ट कर दिए होंगे। जैसे आपको पता है बुद्धदेव भट्टाचार्य करके थे शायद बंगाल के सीएम पहले, है ना, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हमको जो है पद्मा अवार्ड नहीं चाहिए। तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। हमें पूछा है करेक्ट। अब देखिए 1954 में बना था ये, अगर आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री और भारत रत्न तीनों जो है साथ में 1954 में बना था। और ये जो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला और दूसरा सही होगा, तो हम जाएंगे सीखिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता है तो उसको या तो आप स्किप कर दीजिए या तो अगर गेस करके आपके बन रहा है तो बनाइए, क्योंकि यूपीएससी में आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते, ठीक है ना। आपको वो जानबूझ के कुछ 10 से 15 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट देगा कि जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी का क्वेश्चन सोचिए ना, आपके पास 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो ये 80 क्वेश्चन जो आपको आराम से आप जो है लॉजिक लगा के और जो भी आपने पढ़ा है आज तक उससे के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी सुधरेगा और नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स है ना, ये आपके लिए एक पेनेसिया है, रामबाण का काम करेगा। अभी से लेकर अगर 25 मई तक आप क्वेश्चन अगर डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करें, वो तो अभी आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा के मैं 60, 70, 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक ले जाऊँगा। तो अगर आप 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे दोस्तों, तो कोई भी आपको प्रीलिम्स निकालने का 2023 का रोक सकता है, ये बताइए। आप अगर 6000 से 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या इसमें से आप मात्र 60 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों? 1% क्या है, मान लिया कि ये पूरा 6000-7000 क्वेश्चन है तो उसका 1% कितना होगा दोस्तों? 60 क्वेश्चन। तो क्या आप 1% क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे? आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कोर्स आप कंटिन्यू रखिए टिल 25 मई, तब आपको पता चलेगा कि कितना सर बोलते थे इसको फॉलो करो और कितने आसानी से हम लोगों ने प्रीलिम्स को क्रैक कर दिया, ठीक है। तो हम जाएंगे 45 का आंसर होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस फॉर बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। बोला कि पार्ट 3 में भारत के नागरिक और फॉरेनर के लिए कुछ प्रावधान है। तो बताइए पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो आपको पता है ना, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए है और कुछ फंडामेंटल राइट जो है विदेशी लोग के लिए। तो कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? विदेशी के लिए। किसके लिए? विदेशी के। तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था लक्ष्मीकांत पॉलिटी तो उसमें आपको बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ मौलिक अधिकार है, जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है। तो देखिए आप 15 में क्या लिखा हुआ है कि जो है सरकार जो है भेदभाव नहीं करेगी। 16 में क्या है? सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन किसमें? सरकारी नौकरी में। 19 क्या लिखा हुआ है? राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। 29 में क्या लिखा हुआ है कि लोगों को अपना कल्चर वल्चर प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। 30 में क्या लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको मैनेज करने का अधिकार है। तो अब देखिए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसमें है? किसको दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को। तो ये किसमें आता है? 19 में है, ये होगा। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ये किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 30 में। तो ये भी क्या होगा। तो देखिए जो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका आर्टिकल 29-30 में नहीं है। 29-30 में किसका अधिकार दिया गया? माइनॉरिटी का। 29 में सबको है अपना कल्चर वल्चर को प्रोटेक्ट करने का। और 30 में जो अधिकार है वो अधिकार है माइनॉरिटी को भी वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। जो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है
ये आपका रिलीजियस राइट है, माइनॉरिटी राइट नहीं। ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक कवर है। तो क्या इसमें कहीं भी 25-28 लिखा हुआ है? नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। और राइट टू ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये हमारा 30 है, तो ये होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, सिटीजन को जो अधिकार दिया है सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार, वो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। 15 क्या है कि भेदभाव नहीं होगा, 16 क्या है भेदभाव नहीं होगा किसमें, सरकारी नौकरी में, 29 क्या है स्वतंत्रता, 19 और 29 क्या है कि लोगों को अपना कल्चर वल्चर प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और 30 क्या है माइनॉरिटी को अधिकार। उसमें इसमें धर्म वाला अधिकार कवर नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो हम लोग जाएंगे, करेक्ट आंसर पूछा है तो 1 और 3 होगा, तो डी सी आंसर होगा। ठीक है, 46 का सी। 47 क्वेश्चन देखते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक न्यूज में था, तो ये क्या है? ठीक है, क्या ये इट इज़ प्रपोज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्या ये जो राष्ट्रीय जो नीति बनी है, नई शिक्षा नीति, उसमें कवर है? क्या इसको IIT दिल्ली ने बनाया? क्या इसमें दिस अलाउज स्टूडेंट टू परस्यू अप टू 50% ऑफ ए कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस अदर देन द वन विथ विच दे आर एनरोल्ड। बोल रहा है ये जो चीज़ है वो जो स्टूडेंट है उसको अलाउ करता है जो 50% तक कोर्स जो है वो दूसरे जगह से कर सकता है जहाँ से वो इनरोल नहीं है। ठीक है, मतलब 50% कोर्स वो दूसरे जगह से कर सकता है, दूसरे कॉलेज से, जिस कॉलेज में वो जो है नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग एलिमिनेट करके बनाते हैं। तो इसमें जो क्या करता है यूपीएससी, मिनिस्ट्री और संस्था के नाम को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इट इज सेट अप IIT दिल्ली। क्या इसको पता है हमें? अगर श्योर पता है तो समझिए कि आपको अगर पता है कि IIT दिल्ली ने किया, तब तो इसको आप करेक्ट मार्क कीजिए। लेकिन अगर पता है यार कि इसमें डाउट है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि IIT दिल्ली होगा या नहीं होगा, तो इसको आप गलत मार्क कीजिए। अगर आपको पता है कि इसने इस्टेब्लिश किया, तो अगर ऑप्शन में दिया तो आप इसको सही मारेंगे, लेकिन पता है या नहीं है कि तो हम इसको गलत मारेंगे। तो जैसे ही हम दूसरा ऑप्शन को गलत मारते हैं, तो हमारा 3 स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, क्योंकि तीनों में जो है सेकंड दिया हुआ है। हम जो सही आंसर की तरफ जाएंगे वो जाएंगे 47 का सही। तो ये जो भी एक तरह का ट्रिक है, याद रखिएगा, यूपीएससी जनरली जो संस्था वाला का नाम जो है गलत देता है जनरली। अगर आपको पता है तो आप सही मारिए, और अगर नहीं पता है तो आप गेस कर सकते हैं। तो जो संस्था का नाम को हटा दीजिए, क्योंकि जनरली वो गलत होता है। तो आप जाएंगे उसको हटा के, तो आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। बोल रहा है मौलिक अधिकार जो भारत में दिया है उसके संदर्भ में आप विचार कीजिए। राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। तो जो बोल रहा है जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ वो एक हमारा सबसे पहले मौलिक अधिकार है, और वो सिटीजन्स को है। तो ये बताइए क्या राइट टू वोट आपका मौलिक अधिकार है? कहीं लिखा हुआ है किसी आर्टिकल में? नहीं ना। आर्टिकल जो है 12 से लेकर जो हमारा 35 तक जो हमारा जो मौलिक अधिकार का लिस्ट है, तो उसमें कहीं भी आपको वोट का अधिकार दिया है नहीं ना। तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं, ये सिटीजन्स को, ये तो सही है, वोट सिर्फ सिटीजन ही दे सकते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा, राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन इज ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू नो, अभी हमने देखा राइट टू नो मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 में था। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आर्टिकल 19 में है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट। इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही। जो नॉन NRI जो सिटीजन इंडियंस है जो भारत में नहीं रहता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू वोट इन द इलेक्शन इन इंडिया। जो NRI है उसको, जो भारत में नहीं रहता है, ठीक है ना, तो जो भारत के बाहर मतलब ओवरसीज सिटीजन होता है, तो क्या उसको EPI से, जो हमारे पास वोटर ID होता है, क्या उसको दिया जाता है इलेक्शन में वोट करने के लिए। तो जो NRI इंडियंस है उसको वोटर ID इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको अगर वोट देना है तो वो खुद जाएगा और बोलेगा कि हम NRI है, वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा, पासपोर्ट दिखाएगा, उसके बाद वो वोट दे सकता है। उसको वोटर ID इशू नहीं होता, आप याद रखिएगा। कोई भी NRI को वोटर ID इशू नहीं होता है, वो अपने पासपोर्ट के बल पे वोट देने जा सकता है, लेकिन उसको खुद जाना पड़ेगा, किसी दूसरे के थ्रू वोट नहीं दिलवा सकता। इसलिए हमारा ये गलत है, हमें पूछा है करेक्ट। हम जाएंगे ऑप्शन 2 की तरफ, तो 2 ओनली। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको नहीं पता था NRI, ये आपको ये तो पता था, ये गलत और ये सही है, तो या तो आप 2 और 3 की तरफ जा सकते हैं अगर नहीं पता है तो, या अगर पता है आपको 3 गलत है तो ये। तो आपने देखिए, अगर आपको पता है 1 गलत है तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2 एलिमिनेट हो गया मतलब अब 2 में आपको गेस करना है, मतलब ये 50-50 आपको करना है। तो आप किसी में भी आप टिक मार दीजिए अगर आपको नहीं पता है 3 के बारे में, अगर पता है तो आप सही मारिए, है ना।
अगला क्वेश्चन 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। बोल रहा कौन सा मौलिक अधिकार है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, हम लोग का अधिकार है राइट टू एजुकेशन, है कि नहीं, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में। उसके बाद राइट टू स्पीडी ट्रायल, मैं बता दिया था, जो स्पीडी ट्रायल है वो आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 क्या है, ब्रह्मास्त्र है, ये इसमें सब अधिकार आ जाते हैं जनरली। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, ठीक है, तो सोने का भी जो अधिकार है दोस्तों ये भी आर्टिकल 21 में है। अगर हम कोई आदमी अगर सो रहा है 10-12 घंटे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, ये भी आपका जो है आर्टिकल 21 में है। मतलब सभी चीज़ देखिए आर्टिकल 21 में है, इसलिए मैं बोला आर्टिकल 21 जो है ब्रह्मास्त्र है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये किस आर्टिकल में कवर है, तो अगर आपको पता है कि ये इस आर्टिकल में, तब तो आप टिक मारिए उसी को, लेकिन नहीं पता है तो आप आर्टिकल 21 के थ्रू जा सकते हैं। तो ये कुछ यही सब कुछ हैक्स और ट्रिक्स है। तो जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसका चारों होगा, जिन्होंने पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे डी की तरफ। आज का जो पॉलिटी टेस्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन वो है, रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ बिकम शेड्यूल्ड बैंक। बोल रहे हाल ही में जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो शेड्यूल्ड बैंक बन चुकी है। तो मैंने आपको शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है वो आपको मृणाल सर के का जो PDF है उसका जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें आपको पढ़ाया हूँ, उसको भी ज़रूर देखें, है ना। मैं वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी आपको का पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको जो है 28 मई का आपका पेपर है, तो आपको सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका नॉलेज इतना वास्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन जो टैकल करने का इतना फास्ट आप सोचेंगे, इतना फास्ट आप टिक मारेंगे कि आप 100 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे, है ना, और प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे। रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक क्या बनाया गया है, शेड्यूल्ड बैंक। तो बोल रहा है कि इस कुछ स्टेटमेंट पे विचार कीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक इज ए रजिस्टर्ड अंडर द सेकेंड शेड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बोल रहा है शेड्यूल्ड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। दोस्तों अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो आपने बताइए शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो किस एक्ट में होते हैं, वो RBI एक्ट में होते हैं, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। इसलिए हमारा ये गलत होगा। अगर कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक बनी है तो RBI एक्ट जो है 1934 में तहत जो है रजिस्टर होती है, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। दूसरा शेड्यूल्ड स्टेटमेंट है, ड्यू टू शेड्यूल्ड बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ फॉलो द गाइडलाइंस सच एज 9% ऑफ CRAR फॉलोड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया। बोल रहा है कि इसको जो CRAR है, ठीक है, CRAR उसको जो है कितना रखना पड़ेगा, 9%, जितना शेड्यूल्ड बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो CRAR है दोस्तों, मिनिमम CRAR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, टू रिस्क एसेट रेशियो। तो CRAR और एक टर्म होता है CRR, दोनों में डिफरेंस है। CRR कितना है, 4% के आसपास। CRR मतलब बैंकों को कितना पैसा कैश के रूप में रखना पड़ता है किसके पास, RBI के पास। CRAR का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, मतलब जितना आपके पास एसेट है कितना उसमें रिस्क है उसके अनुसार में आपको पूंजी उसके पास रखना पड़ेगा। तो ये जो 9% है ये सब डेटा के साथ UPSC खेलता है। तो जब आपको पता है कि इतना डेटा है तो आप तो सही मारिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को आप ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या किया, दूसरा एक्ट का नाम दे दिया था क्या, RBI एक्ट, तो उसकी जगह बैंकिंग रेगुलेशन, ये गलत हो गया। CRAR ये भी हमारा गलत है, 9% की जगह नहीं है, कितना है 15-16%, ठीक है, 15% के आसपास है CRAR। किसके लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए। दूसरा इट कैन लेंड मनी टू द इट्स कस्टमर, ये मनी को दे सकता है, ठीक है। अब देखिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, मैंने पेमेंट बैंक आपको बताया था कि एक तरह का डिफरेंशियल बैंक है, ठीक है। अगर डिफरेंशियल बैंक क्या होता है, ये सब जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मैंने बहुत डिटेल में मृणाल का जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ दोस्तों उसी में डिटेल में बताया था। अभी हम लोग बैंकिंग ही उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसमें डिफरेंशियल बैंक में पेमेंट बैंक में ये बताया था कि ये लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट नहीं दे सकता है। इसमें लिखा है इट कैन लेंड मनी, दे सकता है कस्टमर को, ये गलत होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, RBI एक्ट में है। दूसरा CRAR 9% नहीं है, कितना है 15% है, ठीक है। इसी में RBI जो आपका UPSC ट्रिक करता है, आपको खेलता है आपके साथ और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और इट कैन लेंड मनी, पैसा लेंड नहीं कर सकता, और यहाँ गलत होगा। ये तो हमारा नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब कौन गलत है, तो तीनों हमारा गलत है, इसलिए होगा C। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है
50 क्वेश्चन पॉलिटी का कर चुके हैं। कल हम लोग 20 किए थे, आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन करके कंप्लीट किए। आने वाला जो लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन को देखेंगे 50 क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का इस जो टॉपिक है उसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और इसका सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कल हम लोग जो है इकोनॉमी का 50 क्वेश्चन करेंगे और उसका क्वेश्चन को भी मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और उसके सॉल्यूशन जो है, इसका जो सॉल्यूशन है डिटेल में मैं उसको दे दूंगा और आप उसको पढ़िए। तो ये आप जो देख रहे थे दोस्तों, वो DPP का एक पार्ट था। DPP का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो कोर्स है वो अभी से लेके 23 फरवरी से लेके आपका जो है 25 मई तक चलेगा, जिसमें हम लोग डेली जो है मिनिमम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा जो कोर्स चलेगा वो मंडे टू फ्राइडे चलेगा और संडे हम लोग एक दिन नहीं पढ़ेंगे। उस दिन हम लोग जो है जितना वीक में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लेक्चर को आपने सुना है, उसको आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। जिस तरह प्रैक्टिस जरूरी है उस तरह रिवीजन भी ज़रूरत है। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको लगेगा हमको सब चीज़ आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग उस समय क्या होगा, खुद को झकझोर देगा और आप जो है पूरा सोचेंगे। और सोचेंगे तो आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा और किस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या कह रहा है UPSC, आप समझ पाएंगे। तो आप बस इस लेक्चर को देखते रहें अभी से लेकर 25 मई तक। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ कि आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस कोर्स की इतनी वैल्यू है दोस्तों। अभी आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डेली बढ़ते बढ़ते कभी 60, 70, 80 लेके 100 तक पहुँच जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप मिनिमम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हमारे पास 90 डेज़ के आसपास है। कभी कभी क्वेश्चन ये 50 से बढ़ के 60, 70, 100 होगा, तो आप लगभग जो है 4500 से 5000 से 6000 क्वेश्चन जो है करके जाएंगे। अगर आप 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और जो है UPSC में दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछता है, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन अगर पूछता है UPSC में, तो इसका कट ऑफ कितना जाता है, UPSC में कितना क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इसका कट ऑफ कितना जाता है दोस्तों, 100 नंबर। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर। मतलब 200 में से दोस्तों आपको 50% नंबर लेके आना है। ये बताइए कि अगर आप 5000 से 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या आप 50 क्वेश्चन नेट सही नहीं कर पाएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या उसका 1% आप क्वेश्चन जो 60 होता है नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। तो जहाँ आप 60 क्वेश्चन सही किए तो आप तुरंत जो है UPSC प्रीलिम्स का 2023 को क्रैक कर लेंगे। फिर दोस्तों मेरा जो सपना है कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनका सबका प्रीलिम्स जो है एक अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, तभी हम लोग उसके बाद मेंस की तैयारी जो है इसी के पूरे मन और उमंग और जोश के साथ करेंगे। मैं आप लोग की सफलता की कामना करते हुए प्रीलिम्स की 2023 में आप सफल हों, इसीलिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। बस मेरा मकसद जो है दोस्तों यही है। इसी उम्मीद के साथ जो है दोस्तों मैं यहाँ पे जो है इस लेक्चर को एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर 0IS। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोग को दे दूँगा, आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।